आज से 15 साल पहले 25 जून 2009 को दोपहर के 12 बजे की बात है, जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयां दी थी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब उस डॉक्टर का कहना है कि उसने नशीली दवाइयां नींद न आने की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के मांगने पर ही उसको दी। लेकिन माइकल के फ्रेंड्स और परिवार वाले आज भी यही मानते हैं कि माइकल की हत्या की। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 24 जून 2009 को माइकल एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहा था। अब इस बात पर फोकस करना कि ये माइकल की जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होने वाला था। इस कॉन्सर्ट का नाम था दिस इज इट और ये जुलाई में लंदन के द O2 एरिना में होने वाला था। ये कॉन्सर्ट माइकल के लिए भी खास था क्योंकि पिछले काफी सालों से माइकल ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अब इसका रीजन ये था कि उसके ऊपर बच्चों के शोषण के जो आरोप लगे हुए थे, उसकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद इस पहले और आखिरी कॉन्सर्ट के लिए माइकल जैक्सन इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि उनके बच्चे उन्हें पहली बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। एक बार इस घटना से जुड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर भी नजर मार लेते हैं। अमेरिका में लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन का घर है 100 नॉर्थ कैरोलवुड ड्राइव। अब यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है द स्टेपल सेंटर, जहां माइकल रिहर्सल के लिए अभी भी मौजूद है। माइकल जैक्सन के घर और रिहर्सल लोकेशन के बीच का डिस्टेंस को तकरीबन 24 मिनट में कवर किया जा सकता है। बात है 24 जून 2009 की, जब माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होकर अपने घर 100 नॉर्थ कैरोलवुड ड्राइव के लिए निकल जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे माइकल अपने घर पहुंचता है। माइकल जैक्सन अपने घर लौटते ही सीधा किचन में जाकर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब यहाँ माइकल जैक्सन को एक लेडी मिलती है जिसका नाम है काई चेज, जो माइकल जैक्सन की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ है। इनफैक्ट उसी ने ही माइकल के लिए डिनर तैयार किया था। फाइनली खाना खाने के बाद माइकल अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर माइकल सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सो नहीं पा रहा था। इसी बीच माइकल के पर्सनल फिजिशियन कॉनराड मरे की इस घर में एंट्री होती है। तो यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि इस कॉनराड मरे को दिस इज इट कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने खास माइकल के लिए ही हायर किया क्योंकि माइकल को इंसोम्निया था, तो उसे बिना दवाई के नींद ही नहीं आती। माइकल जैक्सन को हर रात एक दवाई लेकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने अपने बेडरूम के बगल में ही एक और मेडिकेशन रूम बनवा रखा था। और हर रात की तरह आज भी यानी कि 24 जून की रात को भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। और अभी करीब रात के 1 बज रहे होते हैं और कॉनराड मरी मेडिकल रूम में ही नींद आने की दवाई देने की प्रिपरेशन कर रहा है। अब यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉनराड माइकल को प्रोपोफोल नाम की एक एनेस्थेटिक दिया करता था और इसी दवा को देने के लिए कॉनराड हर रात माइकल जैक्सन के घर जाता था। अब हर रात की तरह कॉनराड आज भी रात के 1:30 बजे माइकल को पहले डायज़ेपम, लोराज़ेपम और मेटाज़ेपम नाम की एनेस्थेटिक देता है। लेकिन शॉकिंगली कोई भी दवा काम ही नहीं कर रही है क्योंकि माइकल को नींद ही नहीं आ रही। फिर कॉनराड ने माइकल को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं हो रहा था और ये नींद और दवाई देने का प्रोसीजर लगभग 8 से 10 घंटों तक चलता रहा। और फिर लास्ट में वही हुआ जिस चीज का डर था। माइकल अब कॉनराड से मिल्क मांगता है। यहाँ मिल्क उस प्रोपोफोल को कहा जा रहा है जिसकी अभी हमने बात की थी। ये एक तरह का एनेस्थेटिक है जिसे डॉक्टर सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। अब पहले तो कॉनराड माइकल को ये दवा देने से मना कर देता है, लेकिन फिर सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनराड माइकल को 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। अब फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है और माइकल जैक्सन बड़े आराम से सो जाता है। माइकल को सोता हुआ देखकर कॉनराड अब वॉशरूम के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कॉनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी कि माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। और ये सब देखकर कॉनराड के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था बल्कि माइकल जैक्सन था। और माइकल को बचाने के लिए कॉनराड ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी थी। कोशिश की भी तो क्या, बेवकूफों वाली। इस कॉनराड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक CPR दिया, जो इसकी बहुत ही बड़ी गलती थी। फिलहाल आप ये बात समझिए कि अगर कॉनराड उस दिन माइकल को CPR ना देता तो शायद माइकल बच जाता, लेकिन उसके बाद कॉनराड को लगा कि शायद प्रोपोफोल की डोज ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रोपोफोल के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई ओवरडोज को काउंटरैक्ट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन अभी भी यानी कि इतनी दवाइयां देने के बाद भी माइकल कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनराड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज तक नहीं सुनी। इस समय तक कॉनराड बहुत घबरा चुका था और घबराहट में वो तकरीबन दोपहर के 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है और इस सिचुएशन में डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल की थी, जो यहाँ डेन में अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। काई को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए। वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है और दूसरी तरफ कॉनराड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल आमिर को कॉल करता है। ये माइकल आमिर माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था और कॉनराड माइकल आमिर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल आमिर तो उस समय घर में ही नहीं था। अब क्योंकि वो उस समय घर में मौजूद नहीं था तो इसलिए माइकल आमिर फर्दर अल्बर्टो अल्वारेस को कॉल करता है, जो माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी था। और कॉल मिलते ही अल्बर्टो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है।
है। रूम में पहुंचकर अल्बर्टो अल्वारेस देखता है कि माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई हैं और वो अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर लेटा हुआ है। ये सब कुछ देखकर तुरंत अल्बर्टो ने 911 को कॉल किया। जैसे ही 911 को कॉल किया तो आगे उन्होंने माइकल जैक्सन की बॉडी को बेड से उतारकर जमीन पर लेटाने को कहा और माइकल को सीपीआर देने को कहा। हालांकि अब माइकल को सीपीआर तो कॉनराड भी पहले से दे ही रहा था, लेकिन माइकल की बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर एक और अजीब सी चीज होती है कि कॉनराड ने अल्बर्टो को मेडिकल आइटम्स छुपाने को कहा, लेकिन अल्बर्टो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर कॉनराड ने खुद ही सारे मेडिकल आइटम्स को एक बैग में भरकर उन सभी चीजों को इधर उधर छुपा दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बैग्स मिले भी थे। इतना ही नहीं, फहीम मोहम्मद जो माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था वो भी माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की हालत देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर्स की टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। खैर जैसे तैसे करके पैरामेडिक्स की टीम भी माइकल को सीपीआर देने लगती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। अब ये टीम माइकल को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले यानी कि काई, माइकल का बाकी का स्टाफ और तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी कि लगभग 1:15 पर पैरामेडिक्स माइकल जैक्सन को लेकर नीचे उतरते हैं। सभी घर वाले पैरामेडिक्स की टीम से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रेगन UCLA मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है और वहां उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन माइकल किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था और दोपहर के 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पर्सनल डॉक्टर कॉनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब सवाल तो ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या कोई सोची समझी साजिश? तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या की गई। पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने तुरंत ही 911 पर कॉल क्यों नहीं किया? माइकल को इंसोम्निया कैसे हुआ और नशीली दवाइयों की लत माइकल को कैसे लगी थी? और ये भी समझेंगे कि माइकल प्लास्टिक सर्जरीज के पीछे इतना पागल क्यों था और मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइकल पर जो बच्चों के शोषण के जो एलिगेशन लगे थे उनमें से कितने सच निकले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है इंडियाना से, जो यूएसए की एक स्टेट है। यूएस स्टेट में एक सिटी है गैरी और इस स्टेट में साल 1958 में 29 अगस्त को एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ जैक्सन क्रेन ऑपरेटर थे और माइकल की मदर कैथरीन जैक्सन होम मेकर थी। और अपने पिता के ही कहने पर माइकल ने अपने भाई बहनों के साथ एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन 5। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी से पैसा कमाना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट सेक्टर में डाल दिया था और इसका नतीजा ये निकला कि उनका ये ग्रुप काफी फेमस हुआ। और उस समय जैक्सन 5 ने दुनिया में काफी धूम मचा रखी थी, लेकिन सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और अटेंशन ग्रैब की माइकल जैक्सन। अपने सभी भाइयों में से माइकल जैक्सन सबसे छोटा था और डांस और सिंगिंग में सबसे अच्छी पकड़ भी उसी की ही थी। खुद माइकल भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो हमेशा से ही एक परफॉर्मर बनना चाहता है और उसे स्टेज पर जाकर लोगों को एंटरटेन करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए उसने खुद के सोलो करियर पर भी ध्यान दिया। वो बीच बीच में से अपने सोलोज निकालता रहता और माइकल की ये मेहनत सफल भी हुई। जब उसे अपने सोलो करियर में सबसे तगड़ा हिट मिला और वो मिला था साल 1979 में जब उसका ऑफ द वॉल नाम का गाना रिलीज हुआ। और बाद में माइकल ने बैड, डेंजरस और हिस्ट्री जैसे सुपरहिट गाने भी रिलीज किए जिनकी धुन पर आज भी दुनिया थिरकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर माइकल को इंसोम्निया कैसे हुआ। तो दोस्तों ये बात है साल 1999 में जब उसका एक हादसा हुआ। इस हादसे में माइकल जर्मनी में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने ही गाने द अर्थ सॉन्ग पर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक वो ब्रिज एक खराबी के चलते 50 फीट की ऊंचाई से एकदम जमीन पर आ गिरा। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी उसने परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया और इस हादसे के बाद माइकल को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और बस यहीं से ही माइकल को पेन किलर्स और सेडेटिव्स यानी कि नींद की दवाइयों की लत लग गई। इस हादसे की वजह से माइकल को स्टेज पर खुलकर परफॉर्म ना कर पाने का डर सा पैदा होने लगा और उसका ये डर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसी डर की वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगा। और इसी स्ट्रेस की वजह से माइकल की बॉडी में काफी सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, लेकिन उन सभी बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी थी इंसोम्निया, जिसके चलते माइकल कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। और माइकल की इसी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए काफी सारे मेडिकेशन सजेस्ट भी किए, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसके लिए काम ही नहीं कर रही थी। फिर उसे कॉनराड ने प्रोपोफॉल के बारे में बताया। जैसे ही माइकल ने प्रोपोफॉल का इस्तेमाल किया वैसे ही उसे चैन से नींद आ जाती थी। अब हर रात उसे प्रोपोफॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता था और उस समय माइकल को इस प्रोपोफॉल की आदत सी पड़ गई थी। असल में प्रोपोफॉल एक इंट्रावीनस एनेस्थेसिया की तरह काम करता है। अब हर रोज इसका इस्तेमाल करने के बाद एक पॉइंट पे आके माइकल इस दवा को मिल्क
तक कहने लगता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों ही मिल्क की तरह था और इसी के चलते माइकल को नशीली दवाइयों की लत लग गई। खैर दुनिया में हर कोई माइकल के बारे में एक बात तो जरूर जानता है और वो है उसकी प्लास्टिक सर्जरी। माइकल को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही ज्यादा प्यार था, हालांकि उसने पब्लिकली इस बात को कभी भी माना ही नहीं, लेकिन एक सर्जरी के बारे में उसने खुलकर बात की थी और वो थी उसकी नोज सर्जरी। माइकल ने इतनी बार नोज सर्जरी करवाई कि एक आम आदमी तो अपनी जिंदगी में करवा ही नहीं सकता और नोज सर्जरी करवाने के पीछे कोई मेजर रीजन नहीं था। अब दोस्तों ओवरऑल कॉनराड को उसकी मेडिकल लापरवाही की वजह से 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन माइकल के फैंस आज भी यही मानते हैं कि उसकी हत्या हुई थी। लेकिन उस दिन माइकल के कमरे में जो इंसिडेंट हुआ वो इतना प्राइवेट इवेंट है, कोर्ट को डॉक्टर कॉनराड मरी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। अब दोस्तों इसी के साथ आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।